जब ईरान और यूएस का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ तो बहुत से लोगों ने सोचा कि भाई ईरान को बहुत ही इजीली यूएसए हरा देगा। एंड बहुत से लोग सोच रहे थे कि ये युद्ध बहुत ही जल्दी खत्म हो जाने वाला है, ईरान घुटने टेक देगा, रिजीम चेंज बहुत ही इजीली हो जाएगा। लेकिन आज के टाइम में जो ये ऐसा लोग सोच रहे थे, उनकी मेंटालिटी पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। वो लोग सोच रहे हैं कि भाई ईरान पर यूएसए कब्जा क्यों नहीं कर पा रहा है। यूएसए जो कि सुपर पावर है, जो कि वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री मानी जाती है, वो एक नॉर्मल सा देश ईरान उसको हरा क्यों नहीं पा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि चार ऐसे रीजंस की हम बात करेंगे जिस वजह से ईरान पर कब्जा करना यूएसए के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। सबसे पहला रीजन है ईरान का सबसे बड़ा वेपन, वो है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज। देखो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज जिसका आपने बार बार जिक्र सुना होगा, ये एक बहुत बड़ा वेपन है यूएस के अगेंस्ट ईरान का। ये बेसिकली वाटर में एक रास्ता है, समुद्र में एक रास्ता है बेसिकली, जो कि ईरान के बगल से होकर गुजरता है, जहां से 20% क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज वो एरिया है जहां से 21 मिलियन बैरल्स क्रूड ऑयल जाता है, और इस एरिया को क्या किया ईरान ने, बंद कर दिया है। वो सिंपली चले गए होंगे अपनी सेना लेके और वहां पे माइंस डाल दिया, वहां पे उनके जो भी वेपन्स हैं वो लगा दिया कि भैया तुम आओ, जो भी आओगे मार डालेंगे, तुम्हारे शिप्स को जला देंगे, तुम्हारा जो माल रहेगा वो लूट लेंगे, तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे, मिट्टी में मिला देंगे, सब कर देंगे। ठीक है, अब स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद कर दिया, इस वजह से किस किस पे इम्पैक्ट पड़ा, यूएस पे इम्पैक्ट पड़ा, इंडिया पे इम्पैक्ट पड़ा, बड़े बड़े जो नाटो देश हैं उन सब पे इम्पैक्ट पड़ा, जितनी भी कंट्रीज हैं इस पूरे दुनिया में उस सब पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। जो 20%, जैसे ही 20% जो कि क्रूड ऑयल है पूरे वर्ल्ड का वो बंद हो जाएगा, तो कितना कष्ट सहना पड़ेगा अलग अलग देशों को, क्योंकि क्रूड ऑयल से ही सब कुछ बनता है। ठीक है, तुम्हारा गैस हो गया जिसपे तुम्हारा खाना बनता है, तुम्हारा पेट्रोल हो गया, तुम्हारा डीजल हो गया। तो ईरान ने सिंपली क्या किया, ईरान ने हर घर में कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल दिया। मतलब तुम्हारे घर में गैस नहीं आएगा अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद हो चुका है, तो तुम्हारे घर में पेट्रोल नहीं होगा, तुम्हारे बाइक में पेट्रोल नहीं होगा, तुम बाइक से घूम नहीं सकते हो अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद है तो। समझ रहे हो? तो इसका क्या इम्पैक्ट हुआ, वर्ल्ड के जितने भी देश हैं वो प्रेशर बनाने लगे यूएसए पर कि भाई स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद करवा दिया तुमने, तुमको आदत है अलग अलग देशों को डंडा करने की, और तुम्हारे इस डंडा करने के चक्कर में हमें हमें डंडा मिल जाता है। अब डोनाल्ड ट्रम्प मल्टीपल थ्रेट्स दे रहे हैं कि भैया तुम्हें स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खोलना पड़ेगा, अगर नहीं खोलोगे तो ऐसे मार दूंगा, वैसे कर दूंगा, देश तबाह कर दूंगा, जला दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। 50 तरह के धमकी है उनके ट्विटर पर, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ईरान को। और यूएस चाहकर भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को नहीं खुलवा पा रहा है। इसका रीजन ये है कि जितने भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं, बहुत ही बड़े साइज में होते हैं, और ये जो एरिया है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज का बहुत ही छोटा है। उस बीच में अगर ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स जाते हैं लड़ाई करने के लिए, तो बहुत ही इजीली टारगेट पर लिए जा सकते हैं, बहुत ही इजीली इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, सिंपली छोटे छोटे ड्रोन से भी इनको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। इस वजह से ही यूएस इसमें नहीं जा पा रहा है। समझ रहे हो? यूएस की जो नौसेना है इसमें नहीं घुस पा रही है, इस वजह से स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को नहीं खुलवा पा रही है यूएस की नौसेना। नंबर 2 रीजन है असिमेट्रिक एंड प्रॉक्सी वॉर। ये डेटा देख सकते हो, ईरान ने 2000 प्लस शाहिद ड्रोन्स एंड 500 प्लस बैलिस्टिक मिसाइल्स यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, इराक के यूएस बेसिस पर मारे। उसके अलावा यूएई ने 21 से 41 ड्रोन्स और 498 मिसाइल्स इंटरसेप्ट किए। जहां ईरान बहुत ही सस्ते सस्ते ड्रोन्स के साथ अटैक कर रहा है, वहीं जब यूएस और इजराइल इसको इंटरसेप्ट कर रहे हैं तो इंटरसेप्ट में ही उनका ज्यादा खर्चा हो रहा है। थर्ड रीजन है नो क्लियर पॉलिटिकल विक्ट्री। नो डाउट यूएस बहुत ज्यादा पावरफुल है, यूएस का अस्त्र शस्त्र, यूएस का टेक, यूएस की मिलिट्री पावर, यूएस का एयर पावर बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूएस की एयरफोर्स बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यूएस की नेवी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन द कॉन्सेप्ट इज कि यूएस कंटिन्यूअसली ईरान को मार रहा है, कंटिन्यूअसली बॉम्बिंग कर रहा है, कंटिन्यूअसली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 70% तक डैमेज कर दिया गया है। लेकिन जो मेन रीजन जिस वजह से ये लड़ाई शुरू हुआ था वो था रिजीम चेंज या फिर सरेंडर करना, और सरेंडर तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक ग्राउंड इन्वेजन नहीं होता है, या फिर ग्राउंड पे जो सेना होते हैं उतर करके जितने भी सेना है जो कि ईरान की जो मिलिट्री है उसको खत्म नहीं कर देती है। मेन पॉलिटिकल विन ये है कि ईरान जो है एक्चुअल में नेगोशिएट कर ही नहीं रहा है। ट्रंप धमकी पे धमकी दे रहे हैं उसको, लेकिन ईरान उसको मजाक में ले रहा है। ट्रंप की किसी भी बात को ईरान सीरियसली नहीं ले रहा है। ट्रंप कंटिन्यूसली थ्रेट्स दे रहे हैं ईरान को कि भाई तुम अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को नहीं खोलोगे तो ये हो जाएगा, तुम अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को 48 घंटे में नहीं खोलोगे तो हम तुम्हारे इस एरिया को तबाह कर देंगे, उस एरिया को तबाह कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। 50 तरह के थ्रेट्स दे रहे हैं वो, लेकिन ईरान पे इसका कोई भी असर नहीं हो रहा है। इस वजह से पॉलिटिकल विक्ट्री यहाँ नहीं मानी जा रही है कि
एक्चुअल में लोग ये मान रहे हैं कि भाई अमेरिका से ईरान डर ही नहीं रहा है, और चूंकि ईरान नेगोशिएट नहीं कर रहा है, ईरान अपने जगह पे स्टैंड कर रहा है और वो झुकने के लिए तैयार नहीं है, इस वजह से कहीं ना कहीं यहाँ जो है वर्ल्ड लेवल पर ट्रंप की बेइज्जती ज्यादा हो रही है, अमेरिका की बेइज्जती ज्यादा हो रही है। इसका रीजन ये है कि अमेरिका बार बार उसको युद्ध खत्म करने के लिए कहीं ना कहीं बोल रही है कि इसको खत्म करो 48 आवर्स में, अगर तुमने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अमेरिका कुछ कर नहीं पा रही है। क्योंकि इसका रीजन ये है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ग्राउंड इन्वेजन क्यों नहीं कर देती अमेरिका मिलिट्री को भेज करके। यहीं पर फोर्थ रीजन आता है कि यूएस ग्राउंड लेवल पर जाकर के कभी भी तख्तापलट नहीं कर सकती। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि ईरान की जो मिलिट्री है उसकी सैन्य शक्ति जो है 9 लाख की है, ठीक है। यूएस अगर 5 लाख सैनिक भेज भी देती है तो 9 लाख सैनिकों को नहीं हरा पाएगी, ठीक है। और अगर 5 लाख सैनिकों को भेजना है तो 5 लाख सैनिकों को भेजने के लिए बहुत ज्यादा मैसिव एयरलिफ्ट की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। रोजाना जब 100 प्लस C-17 फ्लाइट्स जाएंगी तब इतने सारे बंदे को वहां पर डिप्लॉय किया जा सकता है। उसके बाद उनके खाने पीने, सप्लाई चेन, वेपन्स, हर चीज का ध्यान रखना होगा, हर चीज का सप्लाई चेन उस पर ध्यान रखना होगा। ये यूएस के लिए वियतनाम वॉर की तरह बनता जा रहा है। अगर यूएस कहीं ना कहीं ग्राउंड पर जाके इन्वेजन करने की सोचता है तो उसके लिए ये सोचना पड़ेगा कि अगर मैं वहां पर जाकर भी जीत नहीं पाया तो ये फिर एक वियतनाम वार की तरह ही कलंक बन जाएगा मेरे लिए। और क्वेश्चन ये है कि अगर 5 लाख सैनिक वहां पर उतर भी जाते हैं तो क्या यूएस जीत जाएगा? नहीं। इसका रीजन ये है कि वहां ऑलरेडी 9 लाख सेना है जो कि इंतजार कर रहे हैं कि भैया आओ तुम, क्योंकि ईरान ने कंटिन्यूअसली ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अगर यूएस यहाँ पे आता है तो एक भी ऐसा सैनिक नहीं है जो कि बच के जाएगा, हम लोग सबको मिट्टी में मिला देंगे, सबको मिट्टी में गाड़ देंगे। तो कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये है कि जो वहाँ पे लोग हैं ऑलरेडी इंतजार कर रहे हैं, ठीक है। 5 लाख अगर आप भेज भी देते हो, 5 लाख सैनिकों को भेज भी देते हो, तो ऑलरेडी 10 लाख ऐसे सैनिक है जो कि इंतजार कर रहे हैं कि भैया तुम आओ, हमारा वैसे भी अभी तक कोई काम नहीं है, ठीक है, हम जो है वैसे भी इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा। और यूएस के जो गल्फ एलाइज हैं वो कहीं ना कहीं लॉजिस्टिक्स सपोर्ट देना चाहते हैं, लेकिन ईरान के रिटेलिएशन से डर रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा तबाही मचा चुका है ईरान गल्फ देशों में। अब आप सोचोगे कि भाई अगर यूएस जीत नहीं सकता है तो लड़ क्यों रहा है? मेन कॉन्सेप्ट यहाँ ये है कि यूएस एक्चुअली फंस चुका है, ट्रैप में फंस चुका है। अब इससे यूएस का नुकसान ये हो रहा है कि इस वॉर में वो फंस इसलिए गया है क्योंकि वार हारने से जो यूएस का एक टैग बना हुआ है, अनबीटेबल मिलिट्री का टैग, जो कि उसने डिकेड्स से बना रखा है, वो टूट जाने वाली है। वियतनाम में यूएस हारा जरूर था, लेकिन इराक का जो वॉर हुआ था उसमें 500 के ट्रूप्स भेज करके इराक में बहुत ही जबरदस्त झटका दिया था और उसको जीत करके कहीं न कहीं यूएस ने जबरदस्त दबदबा कायम किया था। यूएस का खर्चा ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो रहा है और स्टिल अगर वो विड्रॉ कर लेता है और अगर स्टिल वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को नहीं खुलवा पाता है तो कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर उसकी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। ये वियतनाम वार 2.0 बन जाएगा, जहां बिलियंस का इक्विपमेंट खर्च हुआ बट कोई रिजल्ट नहीं मिला, ऊपर से इज्जत अलग गई। और जिस चीज के लिए लड़ाई हुआ था रिजीम चेंज करवाने के लिए, आप उसको भी नहीं करवा पाए, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज भी आप नहीं खुलवा पाए, तो कहीं ना कहीं ये यूएस के ईगो पर आ चुका है। गल्फ कंट्रीज में जो अलग अलग बेसेस हैं यूएस का, इस वजह से ऑलरेडी गल्फ कंट्रीज उससे नाराज हैं, क्योंकि भैया ईरान का कंटिन्यूअसली अटैक उन पे हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही यूएस हार मानता है कहीं ना कहीं, तो जो गल्फ कंट्रीज हैं जो कि यूएस के एलाइज हैं वो चाइना की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि उनको समझ आ जाएगा कि यूएस ऑलरेडी बहुत वीक हो चुका है। इससे ये भी होगा कि चाइना रसिया बहुत ही ज्यादा प्रोपोगेंडा चलाएंगे कि भाई यूएस वीक हो गया है, एंड सबसे बड़ी बात चाइना ताइवान पर अटैक कर देगा। यूरोप में जो नाटो है उनका भी डाउट बढ़ेगा और टोटली वर्ल्ड लेवल पर जो अमेरिका को लोग सुपर पावर मानते हैं, लोग मानना बंद कर देंगे। तो दिस इज द रीजन कहीं ना कहीं यूएस इस चीज से हट भी नहीं सकता है और यूएस इस चीज को जीत भी नहीं पा रहा है। जीतना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है और हटना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब देखते हैं कि क्या होता है आगे। नाउ इसमें मेरा ओपिनियन क्या है? मेरा ओपिनियन ये है कि अब जो ये लड़ाई है ये ईगो की लड़ाई हो गई है, जहां ईरान अपने अस्तित्व को बचाने के लिए लड़ रहा है, जहां जो यूएस है वो चाह रहा है कि ईरान का जो टोटल कंट्रोल हो उसके हाथ में हो। तो ये टोटल कंट्रोल कहीं ना कहीं ईरान उसके हाथ में नहीं दे सकता, यूएस के हाथ में नहीं दे सकता। ईरान अगर समझौता करेगा भी तो अपने टर्म एंड कंडीशन पे करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसके हाथ में बहुत सारी चीजें हैं, यूएस के हाथ में बहुत कम चीजें हैं। ऑलरेडी ईरान ने कहीं ना कहीं वर्ल्ड लेवल पर जो है गर्दन पकड़ लिया है बहुत सारे देशों का, ठीक है। तो ईरान जो है अगर समझौता भी करता है तो अपने टर्म एंड कंडीशंस पे करेगा, ना कि यूएस के टर्म एंड कंडीशंस पे करेगा, और ऐसे टर्म एंड कंडीशंस को मानेगा जो कि मानने वाले हैं, ठीक है। और यूएस चाह रहा है कि वो अपने टर्म एंड कंडीशंस पे
ईरान को मनवाए। यूएस भी ईगो पे अड़ा हुआ है क्योंकि उसका जो एक टैग है वर्ल्ड लेवल पर कि सबसे सुपर पावर कंट्री है, तो ये जो टैग है हट जाएगा अगर वो ये चीज़ नहीं करता है। अगर वो ईरान की बात मान जाता है तो उसका ये टैग हट जाएगा, लोग उसको कमज़ोर मानना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इन दोनों में जो है, जहाँ ईरान अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं जो यूएस है वो भी कहीं ना कहीं अस्तित्व की ही लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या होता है इसमें। ये ईगो का टसल है, ईगो का कहीं ना कहीं आप क्लैश मान सकते हो। लेट्स सी क्या होता है। इससे हर एक इंसान की लाइफ इम्पैक्ट हो रही है कहीं ना कहीं वर्ल्ड में। एज इंडियन आपने इससे पहले कभी स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बारे में नहीं सुना होगा, लेकिन इस बीच में आपने बहुत बार सुन लिया होगा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज के बारे में, क्योंकि गैस पेट्रोल बहुत तरह की चीज़ों की दिक्कत हो चुकी है हमें। तो हर कोई इसको फील कर रहा है, इस वॉर को फील कर रहा है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई है तो फटाक से एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू ऑल। गाइज करेंटली अपडेट ये है कि ईरान और यूएसए के बीच में सीज फायर तो हो गया है, और अमेरिका जो है ईरान का रिजीम तो चेंज नहीं कर पाया, बट स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को खुलवा करके खुश हो गया है। तो लेट्स सी क्या होता है। ये सीज फायर एक्चुअल में जो 10 दिन का अभी हुआ है, ये आगे तक चलता है या फिर ये युद्ध कंटिन्यू होगा, देखते हैं क्या होता है।